तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग अपनी मदर को फैमिली का नया हेड बना देता है। तो नई हेड बनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि अब हम लोग जहाँ पर अपनी फैमिली मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और फैमिली मीटिंग के स्टार्ट होने के बाद अब वो जहाँ पर काफी सारी नई चेंजिंग करने वाली हैं। तो इसी के साथ ही जहाँ पर हमें बताते हैं कि मदर ने जहाँ पर क्या कुछ चेंजिंग की। सबसे पहले तो उसकी मॉम ने जहाँ पर मेडिसन किंग हॉल का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि मेडिसन किंग हॉल को तो हमारे योंग म्योंग ने बर्बाद कर दिया था और वहाँ पर से जो एल्डर्स बचे थे उन सभी को उसने मार दिया था। तो अब यहाँ पर उन्होंने मेडिसन किंग हॉल का नाम चेंज करने के बाद अब यहाँ पर जियोन के ग्रैंडफादर और साथ ही इजियोन उन दोनों को यहाँ के ग्रैंड जनरल सर्जन बना दिया है ताकि वो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर सके। यहाँ पर मेडिसन किंग हॉल को तो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और उसके बाद यूरी के फादर जिसे वाइस मैनेजर बनाया गया था, यानी कि चीफ ऑफिसर बनाया गया था, उसे यहाँ पर मदर ने ऑर्डर दिया कि तुम जाओ जाकर एल्डर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उनके करप्शन के बारे में पता लगाओ। तो यूरी के फादर ने कुछ ही देर में यहाँ पर पता लगा लिया। उसे पता चला कि यहाँ पर एल्डर्स किस तरह से करप्शन कर रहे थे और एल्डर्स के पास उसे बहुत सारे पैसे भी मिले, यानी कि उन लोगों ने वाकई में करप्शन की हुई थी। और बहुत ही जल्दी उन्हें पता चला कि इतने सारे पैसे जो कि ग्रैंड एल्डर और क्या नाम सुप्रीम एल्डर उनके पास से जो पैसे मिले हैं उनके साथ हम लोग काफी अरसे तक अपनी टैंक फैमिली को अच्छे से चला सकते हैं। कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टैंक जी युक जो कि स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल का लीडर था उसे भी रिप्लेस कर दिया गया। और वो सारे एल्डर्स जिनके बारे में जहाँ पर यह पता चला कि वो लोग करप्शन में मुलविस है उन सभी लोगों को फैमिली से रिमूव कर दिया गया। वो सभी लोग कोई भी एल्डर नहीं है, उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ तक कि वो सभी आम नागरिक भी जिन लोगों के पास कोई सरकारी होता नहीं था लेकिन वो सभी लोग फैमिली की करप्शन में शामिल थे, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर सजा दी गई है ताकि वो सभी लोग दोबारा इस तरह का काम ना कर सके। तो हमारे योंग म्योंग की मदर ने कुछ ही दिनों में यहाँ पर फैमिली हेड बनने के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से फैमिली जो है वो दोबारा से प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो योंग म्योंग जो होता है वो पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठा होता है और अपनी फैमिली की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी फैमिली पीसफुली अपना गुजारा कर सकती है। ये बहुत ही रिमार्केबल स्टैंड है। मेरी माँ ने जहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा अच्छा था, जबकि मेरी माँ ने जहाँ पर इनर प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लिया है। तो बाहर की प्रॉब्लम्स मुझे देखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं डीमन कल्ट और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर नहीं आने दे सकता। टैंक फैमिली में किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा। इन्नन कहता है कि शुरुआत में जहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था अपने प्यारों के साथ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा ऑर्डिनरी लाइफ जीने का सपना पूरा नहीं हो सकता। कभी भी यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं जिन लोगों ने हमें घेरा हुआ है और कभी भी कोई भी यहाँ पर आ सकता है, हमारे पर अटैक कर सकता है। मुझे अपने लोगों को बचाना होगा, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। कुछ वॉरियर्स है जिन्हें मुझसे उम्मीदें हैं, मुझे उन वॉरियर्स को बचाना है। और कुछ आम लोग हैं टैंक फैमिली के जो लोग मुझे अपना नेता समझते हैं और जिन्हें लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा। उन सभी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, मुझे इन सभी लोगों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि पास में जब मेरे पास कल्टीवेशन नहीं थी उस वक्त मैं हमेशा मार खाता था और उस वक्त मैं ये सोचता था काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। लेकिन आज मुझे इस बात के ऊपर पछतावा आता है कि मैंने उस दिन ये क्यों कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। अब तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे क्लैन को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग चाहें तो वो लोग हमारी टैंक फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनमें डार्क मून स्वर्ड सेक्टर तो खत्म हो चुका है लेकिन ब्लैक डेथ अलायंस अभी भी है और इसके अलावा डीमन कल्ट है और इसके अलावा कुछ ब्रिलियंस हीवनली डीमन जैसे कुछ और पावरफुल लोग हैं जो कि कभी भी किसी वक्त भी टैंक फैमिली के खिलाफ जा सकते हैं। तो मुझे उन सभी लोगों से निपटने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा ताकि मैं अपनी टैंक फैमिली को उनके हाथों से बचा सकूं। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में ब्लैक डेथ अलायंस का ही दिखाया जाता है। तो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर जो होता है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर नई खबर मिली है, मुझे पता चला है कि इस वक्त टैंक फैमिली को नया हेड मिल चुका है और वैसे भी पिछले कई सालों से उनकी फैमिली के हेड की पोजीशन जो थी वो खाली थी। तो अब यहाँ पर उन्हें नया हेड तो चूज करना ही था, ये तो नेचुरल सी बात है। तो उसके साथ जो लड़की होती है उसे कहती है अगर मैं यहाँ पर कुछ बात कर सकूं तो मुझे इजाजत हो। तो उसे कहती है सर आपको पता है कि माकिनो को नए फैमिली हेड ने हराया है और उसे मार डाला है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उनके पास जाना चाहिए और जाकर टैंक फैमिली को बर्बाद कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टैंक फैमिली दोबारा से अपनी पुरानी रेपुटेशन को हासिल कर ले। और सभी लोग जानते हैं कि टैंक फैमिली कभी यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी। तो ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर का नाम यू किल जून होता है। तो यू किल जून उसे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, यार मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो वो लड़की हैरान होकर उसे कहती है लेकिन सर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, आपको ये करना चाहिए। उसने माकिनो को मार दिया। आपको पता है ना कि माकिनो को मारने का मतलब यह है कि आपको चैलेंज करना, क्योंकि माकिनो ब्लैक डेथ अलायंस का एक मेंबर था। तो ये बात सुनने के बाद किलजून बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर वार्निंग दी थी, माकिनो को भी मैंने वार्निंग दी थी। मैंने कहा था कि टैंक फैमिली को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि टैंक फैमिली को फ्यूचर में मैं इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से टैंक फैमिली को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अगर वो कमीना माकिनो वहां पर टैंक फैमिली के हेड के हाथ उसे नहीं मारा जाता और जिंदा वापस आ जाता उसे मार कर, तो फिर यहाँ पर आने के बाद मैं उसे सजा देता, यानी कि मैं उसे अपने हाथों से मार डालता क्योंकि उसने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर किया है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम में से कोई भी यहाँ पर टैंक फैमिली को हाथ भी नहीं लगाएगा जब तक कि मैं यहाँ पर तुम्हें टैंक फैमिली को हाथ लगाने का कहता नहीं हूँ।
तो किलजोन कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि उनके यंग क्लैन लीडर ने यहाँ पर माकिनो को मार दिया। माकिनो एक बुढ़ा आदमी था, यानी कि उसके पास काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस था और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन इसके बावजूद यंग क्लैन हेड ने उसे मार दिया। मैं उस क्लैन हेड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक लेटर लिखो, टैंग फैमिली को एक लेटर लिखो और उनसे कहो कि सिचुआन की फैमिली मीटिंग जो है वो जल्दी से यहाँ पर होने वाली है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर होने वाली है, और टैंग फैमिली के फैमिली हेड को भी वहाँ पर इन्विटेशन है, वो भी वहाँ पर आए। नेक्स्ट सीन में योंगम्योंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के पास बैठा होता है और उसे कहता है कि मॉम पिछले कुछ दिनों में आपने तो यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनल अफेयर्स को संभालने के लिए। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर चार्ज दोबारा से संभालना काफी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको काफी अच्छे से संभाल लिया है। मुझे यहाँ पर अब काफी ज्यादा थकान हो जाती है, पूरे दिन सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर ठीक कर भी यही हूँ या नहीं। तो मनस योंगम्योंग उसे कहता है कि मॉम तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मॉम मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को सप्रेस कर रही हो, लास्ट टाइम की तरह फिर से अपनी पावर्स को सप्रेस क्यों कर रही हो। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि इस बार तुमने जल्दी नोटिस कर लिया, हालांकि मैं फायर राम हूं लेकिन फिर भी मैं अपनी पावर्स को सप्रेस कर रही हूँ। योंगम्योंग कहता है कि मॉम की पावर्स को सप्रेस करने की एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है, मैं यहाँ पर अगर मुझे पहले से पता ना होता तो मैं यहाँ पर गैस भी नहीं कर पाता। योंगम्योंग कहता है कि मॉम अब जबकि तुम पहले से फायर राम में पहुंच चुकी हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर लेवल्स को सप्रेस करने की जरूरत ही क्या है, सभी लोगों को अपनी पावर्स को देखने दो क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो जहाँ पर कोई तुम्हें हरा तो नहीं सकता। मॉम उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये जो सप्रेशन की टेक्निक है ये हमारी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है, टैंग फैमिली के एंसेस्टर इसी टेक्निक को यूज किया करते थे, इस टेक्निक से वो अपनी पावर लेवल्स को बहुत ज्यादा कम कर लेते थे। मेरे बेटे मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस टेक्निक को सीखो। तो मनस योंगम्योंग कहता है लेकिन मॉम मुझे इस टेक्निक को सीखने की क्या जरूरत है। तो इसी के साथ उसकी मॉम उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और ये काफी लंबी स्टोरी होने वाली है। क्या तुम्हें पता है कि हमारी टैंग फैमिली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, टैंग फैमिली का एंसेस्टर कौन था और उसने यहाँ पर टैंग फैमिली को कैसे बनाया था। और इसी के साथ ही वो कहानी सुनाना स्टार्ट करती है और कहती है कि एक दफा की बात है कि एक लड़का था, एक यंग लड़का था जो कि सिचुआन के एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में अचानक से एक बीमारी फूट गई, एक ऐसी बीमारी जो फैलती थी जिसकी वजह से सभी लोग बीमार होना शुरू हो गए। जैसे जैसे लोगों को वो बीमारी लगती जाती, वो छूत की बीमारी थी जो छूने से एक दूसरे से फैलती थी और इसी के साथ उन लोगों के मुंह से ब्लड निकलता, कमजोर होकर वो लोग मर जाते। यहाँ तक कि उन सभी लोगों में से जितने लोग मर गए थे उन सभी लोगों को दफनाने के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ की टच करने की वजह से उन्हें भी ये बीमारी लग जाए। जो लोग ठीक थे वो लोग आगे नहीं बढ़ते तो लाशें इसी तरह वहां पर गलियों में पड़ी रहती थी। बहुत ही जल्दी सिर्फ कुछ ही वक्त गुजरा था कि वहां पर बाकी के सभी लोग भी मरना शुरू हो गए क्योंकि वो छूत की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि किसने किसी को भी नहीं छोड़ा। पूरे गांव में जितने लोग थे वो सभी लोग बीमार हो चुके थे और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कब वो यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा था जो कि इस बीमारी के साथ इफेक्टेड नहीं हुआ था। वो छोटा बच्चा था जो हमारी टैंग फैमिली का आगे जाकर एंसेस्टर बनने वाला है। तो वो छोटा बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, उसकी बॉडी के अंदर बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। तो सभी लोग उससे डरने लगे थे कि ये क्या है, ये 10 साल का बच्चा ये बीमारी के साथ इफेक्टेड क्यों नहीं हुआ, कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने यहाँ पर इस बीमारी को फैलाया है। क्योंकि सभी लोग बीमारी की वजह से पहले से ही बीमार थे, इसी वजह से उन सभी लोगों के पास ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं था कि ये लड़का यहाँ पर हो सकता है कि एंटीडोट दे सके। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि यही लड़का है जिसने यहाँ पर बीमारी फैलाई है, क्योंकि ये खुद बीमारी के साथ इफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का एक डेविल है। तो सभी लोग उससे दूर भागने लगे, यहाँ तक कि जहाँ पर वो लड़का उन्हें दिखाई देता तो वो उसे भी वहां से दूर भगाने लगे ताकि वो उनके करीब ना आए। तो एक 10 साल का लड़का अकेला बेचारा क्या ही करता, तो वो जाकर एक क्लिफ के नीचे जाकर बैठ जाता है, एक केव के अंदर जाकर बैठ जाता है। वहां पर उस केव के पास ही एक मंदिर था, जिस मंदिर के अंदर वो सभी गांव वाले जो थे वो अपना खाना लेकर आते थे, वहां पर आकर अपने देवी देवताओं को चढ़ाते थे ताकि उनके ऊपर से इस बीमारी को खत्म किया जा सके। तो वो बच्चा उनके खाने को वहां से चोरी करता और उसी खाने के साथ गुजारा करता। तकरीबन 2 दिन तक उसने इसी तरह किया, वो केव के अंदर बैठा और वहां पर से मंदिर से खाना चोरी करके खाता रहा। लेकिन 2 दिन के बाद गांव वालों ने मंदिर में आकर खाना रखना छोड़ दिया। तो वो लड़का हैरान हो गया, उसे लगा कि शायद बीमारी ठीक हो गई है। तो वो जल्दी से भागता वापस अपने गांव में गया। जब वो वापस गांव में जाता है तो वो देखता है कि सभी के सभी लोग मर चुके हैं, गांव में एक भी बंदा जिंदा नहीं है, सभी मर चुके हैं। इसी वजह से वो लोग मंदिर में खाना रखने के लिए नहीं आए और इस बात से उस लड़के को और भी ज्यादा हैरानी होती है। वो वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर अकेला क्यों जिंदा बच गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बुरा इंसान मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर जो बीमारी फैलाई है। तो आज यहाँ पर हम लोग इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे ये लड़का जो कि यहाँ पर प्लेग से बच गया था वो टैंग फैमिली का एंसेस्टर बनता और उसके बाद पूरी की पूरी टैंग फैमिली इसी लड़के से आगे बनी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।